वेलकम टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम ट्रांसफार्मर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार एग्ज़ामों में, अलग अलग एग्ज़ाम में जो एई एंड जेई के एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और कोई अदर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जो इससे पहले 3 सीरीज़ इसका ऑलरेडी बनाया हूँ, उस सीरीज़ को भी देख लीजिएगा। आज की ये सीरीज़ चौथी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Buchholz relay generally used in एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर या फिर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या फिर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो बकोल्स रिले जनरली ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में यूज होता है एंड इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज होता है। एक डिफरेंशियल रिले होता है जिसे मर्ज प्राइस के नाम से भी जानते हैं, वो भी यूज किया जाता है। दोनों में ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर के लिए भी किया जाता है। बट बकोल्स रिले क्या होता है, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफार्मर अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जो हार्मोनिक्स होता है ट्रांसफार्मर में किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग लोड, लोड को घटने बढ़ने से, पुअर इंसुलेशन, सेचुरेटिंग कोर नहीं, सेचुरेशन ऑफ कोर, सेचुरेशन जो कोर का सेचुरेशन है तो उसकी वजह से, या फिर मैकेनिकल वाइब्रेशन। द हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफार्मर अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा सेचुरेशन ऑफ कोर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिजायरेबल नेसेसिटी इन द कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफार्मर कोर। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रांसफार्मर कोर के बनाने में, उसकी संरचना में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई थर्मल कंडक्टिविटी या फिर लो हिस्टेरिसिस लॉस या फिर हाई परमिएबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो थिंग है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, लो हिस्टेरिसिस लॉस होनी चाहिए और हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको चूज करना है। स्टार ट्रांसफार्मर यूज्ड व्हेन लोड इज अनबैलेंस्ड ओनली। ठीक है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, स्टार ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए है स्टार ट्रांसफार्मर यूज्ड व्हेन लोड इज अनबैलेंस्ड ओनली। मतलब कि स्टार जो ट्रांसफार्मर होता है ये तभी यूज होता है जब लोड अनबैलेंस्ड है। दूसरा है स्टार ट्रांसफार्मर यूज्ड व्हेन लोड इज बैलेंस्ड ओनली। स्टार जो ट्रांसफार्मर होता है ये तभी यूज होता है जब लोड बैलेंस हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है स्टार ट्रांसफार्मर यूज्ड ऑन बोथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। क्या ऐसा होता है जो स्टार ट्रांसफार्मर होता है ये दोनों लोड के लिए यूज होता है, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव। तो सिंपली जो स्टार ट्रांसफार्मर होता है ये तभी यूज होता है जब हमारा लोड क्या है, ओनली बैलेंस्ड है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क्स विलिंगली व्हेन। ठीक है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क्स विलिंगली व्हेन लोड इज अनबैलेंस्ड। मतलब जो डेल्टा पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्टार था, तो उसको हम बैलेंस्ड में केवल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, लोड इज अनबैलेंस्ड, लोड इज बैलेंस्ड या फिर नॉन ऑफ द अबव या फिर ऑन बोथ बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा
इसको दोनों के लिए लोड के लिए यूज करते हैं, चाहे वो बैलेंस्ड हो या फिर अनबैलेंस्ड। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हैं, ये जैसे जनरेशन होता है इलेक्ट्रिकल जनरेशन 11 के भी, उसके बाद से हम ट्रांसमिशन के लिए अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वहाँ भी डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, फिर जब हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ से वोल्टेज जो ट्रांसमिशन आ गया, अब तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ भी कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है? डेल्टा स्टार। स्टेप अप होता है, नॉर्मली स्टेप अप से करके हम ट्रांसमिशन वो करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा करके ट्रांसमिट कर देते हैं, और स्टेप डाउन लगा करके वोल्टेज घटा करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए भेजते हैं। लेकिन जो कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर यूज होता है कौन सा होता है? डेल्टा स्टार, दोनों जगह। ठीक है, ये भी बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर? इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि ट्रांसफार्मर में हमेशा ही कांस्टेंट रहता है? ठीक है, नियत रहता है मतलब। तो वोल्टेज, करेंट, पावर या फिर फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, वोल्टेज, करेंट, पावर या फिर फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोला ही जाता है कि ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ठीक है, द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन एनी ट्रांसफार्मर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ट्रांसफार्मर के लिए जो द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ होता है ट्रांसफार्मर में, उसके पास कौन सी ऐसी विशेषता होनी चाहिए? ठीक है, लो रिलक्टेंस, हाई रिलक्टेंस, लो रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस। तो उसकी करेक्ट देखिए, मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसफार्मर में क्या पूछा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ना कि इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक सर्किट की बात हो रही है, रेजिस्टेंस से तो कोई मतलब है नहीं, तो या तो लो हो सकता है या हाई। लेकिन जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो क्या होना चाहिए? लो रिलक्टेंस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास हो सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा लो रिलक्टेंस। अगर मैं पूछूं कि द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपका आंसर क्या होगा? कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लो रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस। तो आपका आंसर क्या होगा? लो रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट अच्छे से प्रवाहित होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित होगा। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट के लिए पूछा है तो लो रिलक्टेंस। नेक्स्ट, व्हेन जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कब जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर होता है? एट लैगिंग पावर फैक्टर, एट लीडिंग पावर फैक्टर, एट यूनिटी पावर फैक्टर या फिर जीरो पावर फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा एट लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, एट लीडिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर? दिस इज यूजुअली, कौन सा ऐसा कोर है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है? कास्ट आयरन कोर, कॉपर कोर, एयर कोर या फिर माइल्ड स्टील कोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एयर कोर जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 6400 वाट एट हाफ लोड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस? मीन्स सिंपली कॉपर लॉस की वैल्यू पूछ रहा है हाफ लोड पे। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, चाहे हाफ लोड हो या 75% लोड हो या फिर 25%, मतलब कितना भी परसेंट लोड हो, वो फार्मूला आपको याद रहेगा तो कोई भी लोड के लिए आप निकाल सकते हैं। तो वो है कॉपर लॉस एट एनी लोड। ठीक है, कॉपर लॉस एट एनी लोड इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, जो फुल लोड कॉपर लॉस निकालेंगे
एन स्क्वायर में उसको इंटू कर देंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर क्या है, एन ही हमारा वही है ना जो जितना लोड के लिए पूछ रहा है। तो एन की वैल्यू हाफ लोड के लिए पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, हाफ मीन्स 1/2। तो एन की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/2, फिर वहाँ से हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से तो कॉपर लॉस एट हाफ लोड इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर इंटू 6400, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/4, और 4 से जब 64 को वहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 6400, यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 वाट, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल जो वैल्यू है वहाँ पे 64 उसकी जगह पे अलग अलग रख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है, करेंट, वोल्टेज, पावर या फिर नन ऑफ द अबव। तो ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म द पावर, ठीक है। इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर ए ट्रांसफार्मर iron loss is 300 watt and copper loss is 600 watt. What is the total loss of a transformer at maximum transfer of power? मैक्सिमम ट्रांसफ़र नहीं, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम इफ़िशियंसी, मतलब मैक्सिमम इफ़िशियंसी के केस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम इफ़िशियंसी के केस के लिए पूछ रहा है कि मतलब जो आयरन लॉस है वो 300 है, कॉपर लॉस है वो 600 है। तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी के केस में क्या होगा, जो टोटल लॉस होगा। तो वी नो द फॉर द केस ऑफ मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर दैट द आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। मैक्सिमम इफ़िशियंसी के केस में क्या होता है, जो आयरन लॉस होता है वो क्या हो जाता है कॉपर लॉस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर लॉस क्या है यहाँ पे 600 वाट, तो एंड आयरन लॉस कितना है 300, तो 300 कितना हो जाएगा 300 के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। तो उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा टोटल लॉस, टोटल लॉस हो जाएगा टोटल लॉस इज इक्वल टू 300 प्लस अगेन 300 इज इक्वल टू 600 वाट, ठीक है। कितना हो जाएगा 600 वाट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कभी कभी करता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयरन लॉस एट द फुल लोड, मतलब कि मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। वहाँ पे यहाँ पे टोटल लॉस पूछ दिया है, वहाँ पे केवल आयरन लॉस दिया भी रहता है, कॉपर लॉस भी दिया रहता है, लेकिन फिर से आयरन लॉस पूछ देता है किस केस में, मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में। तो वहाँ पे केवल आपको आयरन लॉस की वैल्यू लिख देना है 300 वाट। लेकिन जब टोटल लॉस पूछ दे तो आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, बिकॉज वी नो दैट इन द केस ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। तो 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा 600। तो दोनों केस को ध्यान से, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। पिछला जो क्वेश्चन है वो उसको ध्यान से अगर आप लोग किए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फुल लोड कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज 800 वाट। जो कॉपर लॉस फुल लोड कॉपर लॉस है ट्रांसफार्मर में वो कितना दिया गया है 800 वाट।
तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस एट हाफ लोड, तो उसी कॉपर लॉस की जो वैल्यू है हाफ लोड पे बताना है। ठीक है, तो सेम फार्मूला जो बताया था वही लगेगा, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर अगर निकले तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ना निकले तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। और नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट क्लास है कौन से टॉपिक पे बनाओ, कौन से सब्जेक्ट पे, आप लोग बताइएगा ताकि मुझे ऐसा आइडिया मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।